नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के चेहरे पर मंथन करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल दिल्ली रवाना हो सकते हैं। आज मुख्यमंत्री की केंद्रीय नेताओं से फोन पर चर्चा हुई। इस आधार पर राज्यसभा प्रत्याशी को फाइनल करने के लिए खुद सीएम दिल्ली का रुख कर सकते हैं। इसके अलावा 2 मार्च को मुख्यमंत्री आरडीजी के मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि बाकायदा वित्त मंत्रालय में मुख्यमंत्री की मुलाकात के लिए समय मांगा गया है। फिलहाल राज्यसभा के लिए केंद्रीय हाईकमान किसी कदावर नेता को हिमाचल प्रदेश की सीट के लिए उतार सकता है। इस फेरिस्त में पवन खेड़ा, आनंद शर्मा और रजनी पाटिल के नामों पर जबरदस्त चर्चा चल रही है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री किसी हिमाचल प्रदेश की मिट्टी से जुड़े नेता या कार्यकर्ता को आगे लाना चाहते हैं। माना जा रहा है कि किसी कैबिनेट मंत्री को भी राज्यसभा भेजने का कांग्रेस दांव राज्य में खेल सकती है। लेकिन सवाल यही है कि सूरत में क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार, राज्य की कांग्रेस क्या एक और उपचुनाव के लिए तैयार है? क्योंकि अगर किसी मंत्री को या किसी विधायक को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया जाता है, फिर विधानसभा का एक और उपचुनाव होगा। हालांकि किसी मंत्री के जाने के बाद एक सबसे बड़ी जो उलझन, जो टेंशन जो मुख्यमंत्री की कम होगी, वो ये होगी कि एक मंत्री का पद खाली हो जाएगा। वर्तमान कैबिनेट में मंत्री का सिर्फ एक पद खाली है और अगर किसी दूसरे मंत्री को राज्यसभा भेजा जाता तो इस सूरत में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में मंत्री के 2 पद खाली हो जाएंगे। इसके अलावा एक विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और एक चीफ व्हिप का पद खाली है। ऐसे में 4 पद, बड़े पद, जो कि 2 कैबिनेट के, एक डिप्टी स्पीकर का, एक चीफ व्हिप का, 4 बड़े पद खाली हैं। इन 4 पदों के लिए सुंदर सिंह ठाकुर, संजय रतन, आशीष बुटेल और संजय अवस्थी श्रीखे नेताओं को सरकार में बड़े ओहदों पर एडजस्ट करने का एक कंफर्ट जोन जरूर सरकार को मिल जाएगा। हालांकि राज्यसभा के लिए कौल सिंह ठाकुर, आशा कुमारी का भी प्रबल तरीके से दावेदारी चल रही है, उनका नाम भी चर्चा में है। सीएम के एडवाइजर सुनील बिट्टू और नरेश चौहान, इन नामों की भी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। इसी बीच चर्चा ये भी है कि कांग्रेस की राज्यसभा की सीट पर किसी युवा पर भी दांव खेला जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि देश की कांग्रेस की बात की जाए या प्रदेश की कांग्रेस की बात की जाए, बड़े पदों पर आमतौर पर कांग्रेस युवाओं पर दांव नहीं खेलती और इसमें बाजी आमतौर पर भाजपा मारती है। यही वजह है कि भाजपा के इस मिथ को तोड़ने के लिए कांग्रेस किसी युवा नेता को भी आगे कर सकती है, जिसके लिए सीएम के आईटी एडवाइजर गोकुल बुटेल के नाम की चर्चा शिमला से लेकर दिल्ली तक गूंज रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसी सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठक कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बाकायदा इस बारे में मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं। कैबिनेट की बैठक बुलाने के लिए उन्होंने आदेश दिए हैं। सूचना के अनुसार इसी सप्ताह के अंत में 7 मार्च को प्रदेश मंत्री की बैठक हो सकती है। सीएम ने इसके लिए फाइल चलाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को यह डायरेक्शन दे दी गई है। हालांकि कैबिनेट की तिथि पर फैसला मुख्यमंत्री को लेना, लेकिन इतनी जरूर चर्चा है कि सीएम ने 7 मार्च शनिवार के दिन अगली कैबिनेट की बैठक बुलाने की रणनीति बनाई है और इसी के चलते उन्होंने इसकी फाइल को मंगवाया है। शिक्षा विभाग की बैठक में राज्य सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि मर्ज किए गए स्कूलों के खाली भवनों का इस्तेमाल किया जाए और मंत्री ने यह भी कहा कि उनकी मुख्यमंत्री से चर्चा हो चुकी है और सरकार उन मर्ज किए गए स्कूलों को आंगनवाड़ी केंद्रों को देने के लिए तैयार है, सामुदायिक प्रयोग के लिए देने के लिए तैयार है, किसी दूसरे भवन के दफ्तर को शिफ्ट करने के लिए तैयार है जहां पर मर्ज किए गए स्कूलों के बाद बिल्डिंग खाली पड़ी है। शिक्षा मंत्री ने कल ये भी कहा कि हम ना तो इसके एवज में किसी प्रकार की कोई औपचारिकता पूरी करेंगे, ये टेम्परेरी फेज पर किसी के भी प्रयोग के लिए दी जाएगी ताकि कम से कम बिल्डिंग मेंटेन रहेगी और बिल्डिंग का प्रयोग हो सके। इसके अलावा मर्ज किए गए स्कूलों में अगर पहले से ही यानी पिछले साल हिमाचल प्रदेश बोर्ड परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे
तो इस साल भी यानी कि जो मार्च महीने में प्रस्तावित बोर्ड परीक्षाएं हैं, इस बार भी उन मर्ज किए गए स्कूलों में जहां पर अब कक्षाएं तो नहीं चल रही हैं क्योंकि स्कूलों को 2 स्कूलों को एक बना दिया गया है, लेकिन जिन स्कूलों में पहले परीक्षा केंद्र था उनमें इस बार भी परीक्षा केंद्र बनाएंगे और उन स्कूलों को जो मर्ज किए गए थे, जिनके प्रिंसिपल को डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में अटैच कर दिया है, उन तमाम प्रिंसिपल्स को मर्ज किए गए स्कूलों में जहां पिछले साल परीक्षा केंद्र थे इस बार भी बनाए जाएंगे और वहां प्रिंसिपल को ही कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा जो पहले से स्कूल में सेवाएं दे रहे थे, लेकिन मर्जिंग के बाद उन्हें डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय में अटैच कर दिया गया था। कल की बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया जिसमें यह कहा गया कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में साइंस और कॉमर्स ये 2 स्ट्रीम जहां पर पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जहां पर बच्चों की संख्या काफ़ी कम है, उन स्कूलों की भी उन स्कूलों की इन साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम की मर्जिंग की जाएगी। इसे लेकर डिप्टी डायरेक्टर से बाकायदा हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों की बाकायदा सूची मांगी गई है और इसके लिए संख्या और दूरी देनी होगी कि कहां पर साइंस स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट हैं। अगर वहां पर कम स्टूडेंट हुए तो उन स्ट्रीम को भी मर्ज कर दिया जाएगा, दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सरकार यही चाहती है कि जिन स्कूलों में साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम पढ़ाया जाए वहाँ पर स्टाफ ज़्यादा हो, वहाँ पर टीचर ज़्यादा हो, कम छात्रों वाले स्कूलों से इन स्ट्रीम को दूसरे स्कूलों में मर्ज करने पर सरकार जो है वो निर्णय कर चुकी है। और कल शिक्षा मंत्री ने ये डायरेक्शन भी दे दी, उन्होंने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर इसकी सूची भेजें, फिर हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया जाएगा कि मर्जिंग वाले स्कूलों में स्ट्रीम कितने छात्र हैं उसकी संख्या और दूरी पर फैसला राज्य सरकार लेगी। शिक्षा के खिलाफ चल रहे विभागीय मामलों में तुरंत प्रभाव से जांच पूरी कर एक्शन लेने को कहा गया, यानी कि साफ कहा गया है जितने भी हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही हैं, जो डिले हो रही हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से उन जांच को पूरा कर टीचर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। और साथ में ये भी डायरेक्शन दी गई है कि अगर वहाँ पर जांच अधिकारी अपनी जांच पूरी नहीं करता तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, उनसे कारण बताओ नोटिस उनको जारी किया जाए कि आप बार बार बोलने के बावजूद आज जांच को क्यों आप डिले कर रहे हैं। और साथ में ये भी कहा गया कि जितने भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेने हैं वो तुरंत प्रभाव से निदेशालय को भेजे जाए ताकि उन पर एक्शन हो सके। साथ ही ये भी कहा गया कि हिमाचल प्रदेश के गिने चुने स्कूलों में जो पीछे डिप्टी डायरेक्टर या दूसरे अधिकारियों ने जो विजिट किया, औचक निरीक्षण किया है, उसमें गिने चुने टीचर जो एब्सेंट पाए गए हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, क्या कार्रवाई हुई और क्या उन अध्यापकों के कंडक्ट में कितना फर्क आया, ये भी देखा जाए। और साथ में ये भी कहा गया कि औचक निरीक्षण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी फील्ड में उतरें ताकि अध्यापकों की प्रेजेंस स्कूलों में देखी जा सके, जो कि उनकी बाकायदा ड्यूटी है, जो ड्यूटी का उनका चार्ट है, उस ड्यूटी के दौरान अध्यापक स्कूलों में होने चाहिए। इसे लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च से शुरू होने वाली 10वीं व जमा 2 की परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और गोपनीय बनाने के लिए कमर कस ली है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अजय शर्मा ने बताया कि परीक्षा केंद्र अधीक्षकों और उप केंद्र अधीक्षकों की ड्यूटी लिस्ट संबंधित विद्यालयों के लॉगिन पोर्टल पर लाइव कर दी गई है। निजी शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, बैच, किताबें और जूते जैसी वस्तुओं की बिक्री नहीं हो पाएगी। स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही निदेशालय ने स्पष्ट कर दिया है कि परिसर में इस तरह की किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि करने पर संबंधित संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला उपनिदेशकों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि निजी स्कूल विद्यार्थियों या अभिभावकों को स्कूल के परिसर से यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, बैच, जूते या अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और दोषी पाए जाने पर स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये भी स्पष्ट किया गया कि बोर्ड की ओर से निर्धारित पाठ्य पुस्तकों और प्रैक्टिकल नोटबुक की बिक्री को व्यावसायिक गतिविधि नहीं माना जाएगा। स्कूल परिसर में इन पुस्तकों की उपलब्धता नियमों के दायरे में रहेगी, ये स्पष्ट कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों के हक में एक महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट की है। न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से दायर उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में कर्मचारियों की वर्ष 2004 से 2014 तक यानी 10 साल की अनुबंध सेवा को पेंशन लाभ के लिए गिने जाने का आदेश पारित किया गया था। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य बनाम जगदेव सिंह और अन्य मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश
पारित किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि उमापति बनाम हिमाचल प्रदेश मामले में पहले ये तय हो चुका कि अनुबंध सेवा को पेंशन लाभ के लिए गिना जाएगा। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है। चूंकि कर्मचारी केवल पेंशन लाभ तक ही सीमित हैं और वेतन वृद्धि की मांग नहीं कर रहे, इसलिए अदालत ने सरकार की अपील को निष्प्रभावी करार देते हुए निपटान कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि अनुबंध अवधि के दौरान वार्षिक वेतन वृद्धि का मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। हिमाचल प्रदेश कोर्ट ने एक अन्य मामले में कहा कि नियुक्ति पत्र के समय लागू नियम ही वेतन और भत्ते तय करेंगे, बाद के नियम पूर्वव्यापी असर नहीं होंगे। अदालत ने कहा कि 24 मई 2023 की अधिसूचना केवल उन पर लागू होती है जिनकी भर्ती उस तारीख के बाद हुई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने राज्य सरकार को उन्हें नॉन प्रैक्टिस अलाउंस देने के भी निर्देश जारी कर दिए। इसके साथ ही राज्य सरकार की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें 2023 की एक अधिसूचना का हवाला देकर याचिकाकर्ता को लाभ से वंचित किया गया था। अदालत ने कहा कि सरकार अपनी शर्तों के आधार पर किसी कर्मचारी को नियुक्ति देने के बाद उसे बाद की किसी अधिसूचना से वंचित नहीं कर सकती। हिमाचल प्रदेश के रेरा के दफ्तर को शिफ्ट करने का आखिरकार राज्य सरकार ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10 मार्च से पहले रेरा दफ्तर को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने का कड़ा फरमान जारी किया है। टाइम बाउंड किए गए इस आदेश को लेकर चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता के हवाले से रेरा को पत्र जारी कर दिया गया है। इसमें साफ कहा गया कि रेरा का दफ्तर 23 मई पर स्थानांतरित करना होगा। चेयरमैन, मेंबर तथा रेगुलर स्टाफ को भी शिमला से धर्मशाला भेजा जाएगा। हालांकि राज्य सरकार ने रेरा में सेवाएं दे रहे 18 आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत देते हुए इन्हें शिमला में ही एडजस्ट करने की छूट दे दी है। हिमाचल प्रदेश में 40 में से 39 नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पिछले कल पंचायती राज विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। मंडी की एक पंचायत के गठन में अभी भी पेंच फंसा हुआ है। अब पंचायती राज विभाग की तरफ से इन पंचायतों का पुनर्सीमांकन किया जाना है। 1 सप्ताह में इनकी सीमाएं तय कर दी जाएंगी। उधर राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 3 चरणों में करवाने की चर्चा चल रही है। हालांकि सरकार ने कहा कि फिलहाल इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है क्योंकि राज्य चुनाव आयोग को चुनावों की तिथियां घोषित करनी हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार शहरी निकायों और पंचायतों के चुनाव अलग अलग तिथियों पर होंगे। पिछले कल के लाइव स्ट्रीम में भी हमने इस पर विस्तार से कहा था। लेकिन जो 39 नई पंचायतें बनी हैं उनके बनने के बाद अब कुल पंचायतों की हिमाचल प्रदेश में संख्या 3316 हो गई है। ये पहले संख्या 3577 थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के आईजीएमसी में HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण के राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान इस अभियान का उद्देश्य किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाना है। ये टीकाकरण अभियान आज से पूरे देश में शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अजीत बिंदल ने आज धर्मशाला में मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। डॉक्टर बिंदल ने कहा, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश का कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारी भी माफिया के निशाने पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक रणधीर शर्मा ने भी आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश सरकार पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि AI समिट प्रकरण और RDG को लेकर सरकार पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय की भूमिका की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की। रणधीर शर्मा ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा आरोपियों को हिमाचल लाने और बाद में उन्हें वापस ले जाने की प्रक्रिया के दौरान हिमाचल पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस को रोककर FIR दर्ज करना राजनीतिक दबाव का संकेत देता और पूरे मामले में सरकारी संरक्षण की आशंका जताई गई है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज दिल्ली में पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कई सियासी मसलों पर चर्चा की। चर्चा ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित राज्यसभा चुनाव को लेकर आज जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा की कि क्या परिस्थितियां बनेगी, कांग्रेस का संभावित चेहरा कौन हो सकता है और अगर हिमाचल प्रदेश के कोई
कांग्रेस का चेहरा हुआ तो इस सूरत में भाजपा क्या करेगी? क्या भाजपा किसी कैंडिडेट को उतारेगी, या कोई हिमाचली नेता होता तो भाजपा उसका सम्मान करेगी? दूसरी रणनीति है कि अगर कोई बाहरी नेता यानी प्रदेश के बाहर का कोई नेता केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर चुनावी रण में उतारा जाता है तो हिमाचल प्रदेश भाजपा की क्या रणनीति होगी? और अगर भाजपा भी यहाँ पर समानांतर प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव के लिए उतारती है कांग्रेस के मुकाबले, तो भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा? इस पर ये सूचना है, ये चर्चा भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही है कि आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की विस्तार से इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा हुई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू आज सुबह हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर कांगड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपने हिमाचल के 2 दिवसीय दौरे को लेकर बताया कि प्रदेश उन्हें हमेशा आकर्षित करता रहा। इसके चलते वे पहले भी लाहौल स्पीति किन्नौर आए थे और अब कांगड़ा चंबा पहुंचे हैं। शिमला जिला के रामपुर में ज्यूरी स्थित आज सुबह एक सड़क हादसे में रोड़ी से लदी एक बोलेरो कैंपर गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई, जिससे वाहन में सवार धन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। ये गाड़ी निर्माण कार्य के लिए रोड़ी लेकर जा रही थी तो तियाबल के पास एक मोड़ पर ड्राइवर ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गाड़ी पलट गई और ये हादसा हुआ। उधर सिरमौर जिला के मानपुर देवड़ा में आज 40 वर्षीय हेमराज ने खुद को आग के हवाले कर आत्महत्या का प्रयास किया कि लपटों में घिरे व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे नाहन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बिलासपुर पुलिस ने हमले के मुख्य आरोपी और लंबे समय से फरार चल रहे शूटर अमन कुमार को हरियाणा के रोहतक से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया। आज कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मार्च माह के पहले पूरे सप्ताह मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में 6 मार्च तक मौसम के साफ बने रहने का पूर्वानुमान लगाया है। हालांकि बीते दिनों के दौरान मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा प्रदेश में 3 मार्च से मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान लगाया था, जो कि गलत साबित हुआ, क्योंकि शनिवार को जारी पूर्वानुमान में आगामी दिनों में मौसम के साफ रहने की संभावना जताई गई है। मौसम साफ रहने से प्रदेश में अब तापमान बढ़ने लगा है और एक बार फिर प्रदेश में प्रचंड गर्मी होने की आहट सुनाई देने लगी है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।